हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 का गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हल करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो NCERT है उसने सिलेबस को बदला है। ठीक है, तो सिलेबस को बदला इसलिए हम लोग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं करना है, हम लोग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, आपको एक नियम याद रखना है। जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। कोई भी संख्या हो अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना जरूरी है। अधिकतम कितनों बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार आना जरूरी है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अतः 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे, इस प्रकार से करेंगे, 2 3 6, 3 बार में आया, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक, यानी आपका जो 6 का गुणनखंड क्या है वो 3 गुणे 2, यानी 2 तो आया, 5 नहीं आया। ठीक है, तो क्या होगा, ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। इसलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले एक टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए, जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जो खुद से भी कटती हैं और 1 से भी कटती हैं और उसके अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित होती हैं, तो क्या होती हैं, भाज्य होती है। जैसे मान लीजिए 4, ये क्या है, जो 4 है वो एक भाज्य संख्या है। कैसे, क्योंकि जो 4 अगर आप इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिए 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, यानी इसका भाज्य गुणनखंड जो होगा 4 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 1 आएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 1। तो देखिए इसमें 3 अंक आया, 1 2 3। ठीक, लेकिन अगर अभाज्य संख्या को बोला जाए तो अगर मान लीजिए आप 2 लेते हैं, देखिए जो 2 है ना वो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि या तो फिर से कटती है या फिर खुद से कट, या तो 1 से कटेगी या फिर खुद से कटेगी। जो 2 होता है दोस्तों सम अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 क्या होती है, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य। और जो बाकी सारी संख्याएं होती हैं 3 5 7 9 11, ये सारी संख्याएं जो होती हैं इन सबको हम लोग कहते हैं विषम अभाज्य। बाकी सारे, बस 2 अकेला सम अभाज्य होता है, बाकी सारी क्या होती है, विषम अभाज्य होती हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं विषम अभाज्य संख्या होती है। अगर हम इन सब संख्याओं में से किसी का भी गुणनखंड करते हैं, मान लीजिए अगर हम 3 का ही करते हैं, तो देखिए 3 किससे कटेगा, सीधे 3 से कटेगा, यानी 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड में कितने आएंगे, या तो 3 गुणे 1 आएगा। ठीक, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा इस प्रकार से आता है। अगर आप 5 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 5 से कटेगा, यानी 5 एकम 5, यानी अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 5 बराबर आएगा 5 गुणे 1। तो देखिए जितनी भी आप सिंपल में समझिए, जितनी भी अभाज्य संख्या आती हैं उनका अगर आप गुणनखंड करेंगे ना तो उनके बस 2 ही अंक आएंगे, 1 अंकीय 1 अंकीय। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है अगर आप उनका गुणनखंड करते हैं
तो उसमें हमेशा 2 से अधिक अंक आएंगे, यानी 3, कम से कम 3 अंक आएगा, उससे ज़्यादा आ सकता है। तो आप लोग यही समझिए, ठीक है। देखिए जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो खुद से भी कटती हैं, 1 से भी कटती हैं, और उसके सिवा भी अन्य संख्याओं से कटती हैं। जैसे मान लीजिए 16 ले लीजिए, अगर 16 करेंगे तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। और अगर अभाज्य संख्या आप 9 ले लेते हैं तो या तो 9, सॉरी दोस्तों, ये जो 9 है ना वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है, ठीक है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। जो 9 है वो भाज्य संख्या होती है। और जो 11 है ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि या तो 1 से कट रहा है या फिर ये खुद से कटेगा, ठीक है। तो देखिए जो भाज्य संख्या होती हैं उसका जो गुणनखंड करेंगे वो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक से ज़्यादा ही आएंगे, या 3 आएंगे या 3 से ज़्यादा आएंगे। और जो भाज्य संख्या होती है उसमें बस 2 ही आएंगे, या एक तो खुद संख्या आएगी, जो संख्या रहेगी उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो उतना ही से कटेगी, और दूसरा 1 आएगा, ठीक। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए हमने भाज्य और अभाज्य के बारे में पढ़ाई कर ली। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, चलिए उसे देख लेते हैं। तो हमारा दिया क्या है, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक, और प्लस 13, ठीक। पहला हमें ये दिया है, ठीक है, ये हमें हल करेंगे, ये हमारा पहला का हल है, ठीक। हम इसमें 2 भाग हैं, ठीक। तो अब देखिए हमें इसे बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पर भी 13 है, बीच में प्लस का साइन, यानी 13 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा 13 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11, ठीक, ठीक है दोस्तों। और ये क्या बचा, प्लस, और 13 कॉमन हो गया, बचेगा कितना, 1, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो ये तो हमारा 13 हो गया। अब 11 सते 78 प्लस 1, ठीक। अब देखिए 13 और ये क्या हो जाएगा, 78, ठीक, 78 हो गया। अब देखिए यहाँ गुणक चिन्ह आपको पता होगा। अब अगर 78 का आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 78 है, देखिए 2 से कट जाएगा ना, 2 3 6, एक इधर गया, 2 9 18, कितना है, 39, 39 कट जाएगा, कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर आया 13 बार में, ठीक, 13 कटेगा, 13 कम 13, ठीक। यानी इसके गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1, यानी 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1 गुणे 13 गुणे 1। यानी आपने इतनी इस संख्याओं को कितनी बार में लिखा। अगर अभाज्य संख्या होती है तो खुद से कटती या तो 1 से कटती, लेकिन जो संख्या है वो कितना से कटा, 13 से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 13, फिर 13, 1 से भी कटा, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, तो ये हमारी होगी दोस्तों भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 7 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे आप लोग, हम 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे, ये गुणे सीन दोस्तों गुणा का, प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है, इसलिए दी गई, ये ग है दोस्तों, दी गई संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए हमारा दूसरा पार्ट क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। हमें बताना है कि भाज्य क्यों है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5, यानी आप 5 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा 5 कॉमन लेकर बचे क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे
1, ठीक है। अब प्लस का 1 बचेगा क्योंकि 5 इधर था, कॉमन चल गया तो बचा कितना 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा कितना है 5 है गुणा, अगर आप इन सबको गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा 1008, ठीक है दोस्तों। कितना आएगा 1008, 1008, ये प्लस का 1 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब 1008 और 1 कितना होगा 9 हो जाएगा, तो 5 गुणे 1009, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये 5 गुणे 1009 के रूप में, यानी कि ये खुद से विभाजित हो, ये तो या फिर 1009 से है। देखिए इसमें 5 है और 1009 है, अगर अभाज्य संख्या होती थी या फिर वो खुद से कटती या फिर 1 से कटती, लेकिन ये तो 5 से कट रही है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि 7 गुणे 5 गुणे, इसको पूरा लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 को किसके रूप में लिख सकते हैं, 5 गुणे 1009, 5 गुणे 1009 के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। तो आप लोग लिखेंगे इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए एक इस प्रकार से वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। अब क्या बोला है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें न्यूनतम समय की बात की गई है, यानी कितने समय बाद, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, यहाँ मान लीजिए रवि है और यहाँ पे सोनिया है। अब जो रवि है वो कितने मिनट में एक चक्कर लगाता है, कितने मिनट में लगाता है, जो रवि है वो 12 मिनट में लगाता है, ठीक है। और जो सोनिया है वो इस मैदान को एक चक्कर लगाने में कितना लगाती है, 18 मिनट लगाती है। तो देखिए जो ये होगा ना, आप लिखेंगे इसी स्थान पर दोनों उस समय मिलेंगे जो 12 और 18 मिनट का न्यूनतम गुणज होगा, यानी न्यूनतम यानी एलसीएम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग लिखेंगे उसी स्थान पर दोनों उस समय मिलेंगे जो 12 और 18 मिनट का न्यूनतम गुणज होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः हम 12 और 18 मिनट का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा अतः हम 12 और 18 मिनट का एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 12 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो कितने कटेगा, 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक। और 18 कर लीजिए, तो 18 कितना से कटेगा, 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक। यानी कि जो 12 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक। और 18 कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 2 बार आया, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। और इसमें 3 2 बार आया है, यानी कि आप लिखेंगे 2 कितनी बार आया, 1 बार आया है, यानी कि 3 का स्क्वायर गुणे 1, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो इसमें देखिए अधिकतम घात किसकी है, ठीक है।
तो देखिए इसमें है 2 का पावर 2, यानी जो आपका एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या लेंगे, एलसीएम अधिकतम घात लेते हैं, यानी कि 2 पर पावर 2 यानी कि लेंगे 2 पर पावर 2 कॉमन है। अब देखिए 3 भी कॉमन है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 3 पर पावर अधिकतम कितनी है, 2 है, यानी कि आप लिखेंगे गुणे 3 पर पावर 2, ठीक, और गुणा का 1 भी ले लेंगे, ठीक। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूना 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तरीका 9, सॉरी यहाँ गुणा चिन्ह आएगा और गुणे 1, ठीक। अब देखिए 9 चौक 36, यानी आ गया 36 से कम 36 होगा, ठीक, यानी जो पूरा समय लगेगा होगा 36 मिनट, ठीक है। टोटल समय कितना लगेगा, 36 मिनट। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी बोर्ड से हो जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है, तो आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।